अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज 2025 का एप्लीकेशन चालू हो गया है 13 अगस्त 2024 से और इसकी लास्ट डेट है इस वीडियो का रिकॉर्ड करने तक। कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक। जो लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर 2024। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या जो है कि हज 2025 का जो एप्लीकेशन का डेट है वो एक्सटेंड होएगी, 9 सितंबर 2024 से आगे बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन अभी तक बाकी है। बहुत सारे रीजन्स है, किसी का पासपोर्ट रिन्यू होकर नहीं आया, किसी का पासपोर्ट नया बनाने को दिया वो नहीं हुआ है, और पासपोर्ट का जो ऑफिस था वो 5 दिनों तक बीच में बंद था, 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक। ये सब वजहों से ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह जो है कि हज एप्लीकेशन का जो डेट है वो 9 सितंबर से आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। उसका नोटिफिकेशन आज या कल शाम तक इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हज एप्लीकेशन करते हुए जो है कि लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों, जैसा सबको मालूम है कि हज का एप्लीकेशन जो है कि बड़ा काम है, डिटेल्ड जानकारी उसमें लगती है और फॉर्म में बहुत सारी जानकारियां देनी पड़ती, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती हैं, जिसमें से अगर कोई भी स्टेप, कोई भी जानकारी अगर गलत हो गई तो फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस, सिलेक्शन में नहीं जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि हज एप्लीकेशन करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि पर्सनल जो डिटेल्स होते हैं लोगों के, वो इनकरेक्ट देते हैं या आधा अधूरा देते हैं। तो आप जो पर्सनल डिटेल्स अपने डालते हैं, जैसे पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट का डेट, एक्सपायरी डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम एज पर पासपोर्ट, ये सब प्रॉपरली आप दें। इसमें जो है कि कोई गड़बड़ी ना होने पाए, इसको प्रॉपर ध्यान से दें, एज पर पासपोर्ट दें। क्योंकि इसमें अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत दे दिया तो आपका जो एज कैलकुलेट करता है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, वो गलत हो सकती है। और जो आपका नेम वगैरह है, अगर एज पर पासपोर्ट नहीं होगा तो आगे जाके वीजा में और बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ हो सकती है। इसके लिए पर्सनल डिटेल्स आप बहुत ही ध्यान से दें। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि पासपोर्ट का डिटेल्स, क्योंकि सारा एप्लीकेशन आपका जो हज कमेटी का हज फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी उसकी होती है पासपोर्ट के ऊपर, पासपोर्ट डिटेल के ऊपर। क्योंकि एज पर पासपोर्ट आपको नाम देना है, एज पर पासपोर्ट आपका पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट का वैलिडिटी, इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको पासपोर्ट के हिसाब से देना है। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल में है और बन के नहीं आया, अगर नया बनाने को आपने दिया है, तो आप गलत जानकारी के साथ एप्लीकेशन ना करें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन किया हुआ है और पासपोर्ट अभी तक आया नहीं है। तो आप जो है कि इस तरह से जो एक्सपायर हो रहा है डेट, जैसा कि जो डेट है पासपोर्ट की वैलिडिटी जो रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन के लिए, हज 2025 के एप्लीकेशन के लिए, वो है 15 जनवरी 2026। इससे एक दिन कम भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका पासपोर्ट पुराना है, जो 1 महीना पहले, 2 दिन पहले कभी भी खत्म हो रहा है, 15 जनवरी 2026 की वैलिडिटी नहीं है, तो उसके हिसाब से आप फॉर्म न भरें। आप पहले जो है कि एप्लीकेशन करें रिन्यूअल के लिए, और जब रिन्यू होके आ जाए तो उसके हिसाब से भरें। क्योंकि अगर पासपोर्ट का डिटेल गलत रहेगा तो आपका फॉर्म जरूर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो चेकिंग होती है वो पासपोर्ट की ही डिटेल की चेकिंग होती है। इसके अलावा जो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं उसमें बहुत ध्यान देने की बात होती है। कई लोग जो है कि प्रॉपर स्कैनिंग नहीं कर पाते हैं, जिसमें डेटा कट जाता है। जैसे पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज का आपका स्कैन करके उसमें अपलोड करना रहता है, तो वो प्रॉपरली आपने स्कैन नहीं किया या मोबाइल से फोटो लिया, वो क्लियर नहीं है, मोबाइल का फोटो रीडेबल नहीं है, पढ़ा नहीं जा सकता है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये बहुत ध्यान दें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज और आपका कैंसिल किया हुआ चेक का कॉपी जो है, या पासबुक का फर्स्ट पेज जो होता है बैंक के पासबुक का वो, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड वाला, ये सारी चीज़ें अच्छे क्वालिटी में जो है कि आपको स्कैन करके रखना है, फिर उसको अपलोड करना है। उसकी जो साइज दिया हुआ है वो 300 KB का दिया है, वो भी ध्यान रखना, उससे ज़्यादा ना होने पाए, नहीं तो एप्लीकेशन के टाइम में आपको प्रॉब्लम होएगा, वो एप्लीकेशन में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। फोटो जो भी लें, स्कैन जो भी करें पेजेस, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए सारी चीज़ें, फोटोज वगैरह, और उसमें जो लिखा हुआ है सारी चीज़ें, डिटेल्स मेंशन है, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ने में आनी चाहिए। जल्दबाजी में जो है कि बुरा स्कैन, बैड स्कैन करके आप न डालें, अच्छा स्कैन, क्लियर स्कैन करके अच्छे कैमरे वाले फ़ोन से, या अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं अच्छे स्कैनर से जो है कि उसको स्कैन करें, और मुड़ा उड़ा ना हो,
फोल्ड ना हो, वो अच्छे तरीके से क्लियर उसको कॉपी दिखनी चाहिए। इस हिसाब से जो है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको, वो सारे डॉक्यूमेंट अच्छे स्कैन करके अपलोड करें। और एप्लीकेशन का जो सबसे पहला स्टेप है और सबसे बड़ा स्टेप है सारा एप्लीकेशन जिस पे आपका डिपेंड करता है, वो होता है कैटेगरी सिलेक्शन। मतलब आप कौन से कैटेगरी में जो है कि एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हज कमेटी ने गाइडलाइन दी है, उसको गाइडलाइन से अच्छे तरीके से आप पढ़ें कि उसमें जो है कि 65+ वाले जो हैं जिनको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है वो कौन लोग हैं, और जनरल कैटेगरी वाले कौन लोग हैं, लेडीज विदाउट महरम में किसको लिया जाता है, और लेडीज विदाउट महरम की 65 साल वाली रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। ये 4 तरह की कैटेगरी होती है। 65+ रिजर्व कैटेगरी, लेडीज विदाउट महरम, लेडीज विदाउट महरम, 65+ रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी। तो ये कैटेगरी आप पहले से समझ लें। इसमें से अगर कोई गड़बड़ी होएगी तो आपका एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होएगा और एप्लीकेशन जो है कि रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान देके कैटेगरी सबसे पहले समझ लें एज पर गाइडलाइंस कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसी कैटेगरी में ही आप फॉर्म भरें। क्योंकि ये जब फॉर्म के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल नंबर डाल के, तो सबसे पहले वहाँ कैटेगरी वो पूछ लेता है और कितने लोग हैं उसके फॉर्म के अंदर, ये 2 चीज़ें। तो आप अगर जितने लोग हैं उनकी गिनती करके प्रॉपर उतने लोग ही सिलेक्ट करें, और जो कैटेगरी आपका है, जिस एज ग्रुप में आप आते हैं उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, तो जिससे आपका फॉर्म प्रॉपर होगा। अदरवाइज अगर अब जैसे कि आपने 4 लोगों का फॉर्म सिलेक्ट किया और 3 लोगों का डेटा डाल रहे हैं, तो भी ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होएगा और ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है, ज्यादा करके हाजी बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, और जो कि गाइडलाइंस जो हज कमेटी को तो इंग्लिश में ही होती है। हालांकि अब जो है कि बहुत सारे से टूल्स आ गए हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में, जिससे उसको आप जो है कि जिस भाषा में चाहो उस भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, या किसी दूसरे से जरूर पढ़वाएं। ज्यादा करके हाजी ये करते हैं कि इतनी लंबी 30-34 पेज का जो है कि गाइडलाइंस है उसको पढ़ते नहीं है, और उसको पढ़ते नहीं है तो जो फॉर्म को भरने के लिए जो शर्तें दी है, टर्म्स एंड कंडीशन दी है, उसको उनको जानकारी नहीं होती है और वो गलती कर देते हैं। इसलिए हज का फॉर्म एप्लीकेशन करने से पहले गाइडलाइन जरूर एक बार पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद जो है कि फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसको भी बहुत ही ध्यान से देखें, कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए, कोई चीज छूट ना जाए। जैसे कि जब लास्ट में जो डिटेल्स वो पूछता है अदाही के बारे में और जोफा मीकात के बारे में, एनआरआई के बारे में, तो ये सारी चीजें जो है कि आपको रिपीटर मेहरम के बारे में, तो ये सारी चीजें प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करनी है। जो चीज करना चाहते हैं उसको सही से पढ़ के, अगर आपको हज कमेटी से कुर्बानी अदाही करानी है तो ही उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज उसको सिलेक्ट ना करें, नहीं तो फिर बाद में आपको कैंसिलेशन के लिए परेशानी होगी। तो इसलिए आप जो है कि जो भी है, रिपीटर अगर है, आप पहले हज कर चुके हैं, आप मेहरम बन के किसी का जा रहे हैं, तो रिपीटर वाला जरूर से जरूर सिलेक्ट करें। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है कि रिपीटर मेहरम है तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं मेहरम बन के जा रहा हूँ, जबकि वो फर्स्ट टाइमर रहते हैं, तो भी वो रिपीटर मेहरम वाले पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि मैं मेहरम बन के जा रहा हूँ, तो मेरे साथ लेडीज हैं, तो वहाँ पे भी फिर उनको पुराने साल का डिटेल नहीं रहता है और वो प्रॉब्लम होती है, और उसका चार्जेस भी रिपीटर का कुछ ज्यादा लग सकता है। तो इसलिए आप जो है कि रिपीटर वाला जो है कि बहुत ध्यान दें। आपको मेहरम के लिए तो वहाँ पे अलग से फॉर्म है कि आप किसका मेहरम है, डिटेल है, लेकिन रिपीटर मेहरम का मतलब होता है कि आपको सेकंड टाइम हज करने की इजाजत नहीं है। वंस इन अ लाइफ टाइम का सिस्टम है, रूल है हज कमेटी का। तो अगर आप दूसरी बार हज करने जा रहे हैं तो किसी का कंपेनियन या मेहरम बन के ही जा सकते हैं, इसलिए वो सवाल पूछा गया है। और वो उन्हीं लोगों को यस करना है जो लोग रिपीटर हैं, पहले हज कर चुके हैं, आप दूसरी बार किसी के कंपेनियन, साथी या मेहरम बन के जा रहे हैं, अदरवाइज आपको उसको नो करना है। उसके अलावा जो एक बड़ी चीज होती है कि आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल बहुत ही ध्यान से डालना चाहिए, क्योंकि आगे का जो आपसे करस्पॉन्डेंस होएगा, खास करके कवर हेड वाला, वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से ही करस्पॉन्डेंस होएगा, आगे बातचीत होगी, हज कमेटी आपसे बात करेगी, आपको मैसेजेस वगैरह देगी। अगर वो हज कमेटी वेरीफाई नहीं कर पाई, वो नंबर पे मैसेज डाली या फोन करी, आप वो फोन नहीं उठाए या गलत नंबर आपने डाला है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या आपकी सीट कंफर्म हुई तो आपको डिटेल नहीं टाइम पे मिलेगा, क्योंकि मैसेजेस वगैरह फिर वो नंबर पे नहीं जाएंगे। और जो भी ईमेल आईडी आप देते हैं उस ईमेल आईडी पे लास्ट में आपका ई वीजा भेजा जाता है। तो अगर आपने वो प्रॉपरली नहीं दिया, पिछले सालों में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे लोगों का वीजा दूसरे की ईमेल आईडी पे आ गया,
और बहुत सारे लोगों का वीजा उनकी ईमेल आईडी पे आया नहीं, या ईमेल आईडी दिया नहीं था या गलत दिया था, इसलिए लोग परेशान हुए। जब लोगों ने देखा कि दूसरे का वीजा जो है कि टाइम से पहले 8 दिन पहले 10 दिन पहले उनके ईमेल आईडी पे आ गया, तो दूसरे लोग घबराने लगे कि हमारा वीजा अब कहाँ मिलेगा। हालांकि वीजा जो है कि हज कमेटी टिकट के साथ, पासपोर्ट के साथ आपको लास्ट डेट में देती है, लेकिन फिर भी वीजा पहले आप मिल जाने का फायदा ये होता है अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स है, कोई गड़बड़ी है, तो आप हज कमेटी को टाइम से पहले बता सकते हैं। इसलिए आपका ईमेल आईडी या फोन नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के 2 बार चेक करके ही डालें। अगर वो गलत होएगा तो आगे का जो है कि आपसे बातचीत जो हज कमेटी करना चाहती है, कांटेक्ट करना चाहती है, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए ये भी आप ध्यान दें। और जो हज का एप्लीकेशन का लास्ट डेट होता है उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान में रख के आपको फॉर्म भरना है। कई बार लोग क्या है कि एप्लीकेशन तो कर देते हैं लेकिन उसको सबमिट नहीं करते, फाइनली उसको रिव्यू में रखते हैं कि अभी इसमें कुछ चीजें और चेंज करना है, या देख लूंगा फिर करूंगा। तो उसमें जो लास्ट डेट है, जैसे कि ये वीडियो को रिकॉर्ड करने तक जो हज कमेटी का एप्लीकेशन का लास्ट डेट है हज 2025 के लिए, वो 9 सितंबर 2024 है। तो अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है और किसी ने फॉर्म अपलोड करके रखा है, फॉर्म रेडी करके रखा, फिलअप करके रखा, लेकिन वो फाइनल सबमिशन नहीं करता है, तो भी उसका फॉर्म माना नहीं जाएगा। क्योंकि जब तक फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, कवर नंबर नहीं आएगा, तब तक जो है कि आपको उसमें हज कमेटी के कुर्रा में या ड्रॉ में जो है कि शामिल नहीं किया जाएगा। और एक पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो है कि मल्टीपल एप्लीकेशन करते हैं, ये चक्कर में कि ये ऐसे नहीं तो उधर से जो है कि मेरा एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाएगा, इसलिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हज कमेटी जब वेरीफाई करने बैठती है पासपोर्ट के जरिए, तो उसमें पकड़ में आ जाता है और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है। तो वो फ्रॉडुलेंट या फेक जो है कि समझा जाता है, उसमें भी जो है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप एक प्रॉपर एक ही एप्लीकेशन करें, अल्लाह की मर्जी होएगी तो आपकी किस्मत में होएगा, तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। एक से ज्यादा एप्लीकेशन ना करें, नहीं तो कंफ्यूजन होएगा और वो कंफ्यूजन के चक्कर में आपको एक भी सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने गलत काम किया है, फ्रॉड किया है इसके हिसाब से। तो आप जो है कि सिंगल एप्लीकेशन प्रॉपरली ही करें। और जो फाइनल सबमिशन होता है फॉर्म का, उससे पहले बहुत सारे लोग जो है कि फॉर्म को रिव्यू नहीं करते। एक बार फॉर्म को वापस से पढ़ना बहुत जरूरी है कि आपने क्या डिटेल भरा हुआ है। अगर उसमें से कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक रास्ता है कि आपको पूरा फॉर्म डिलीट करके फिर से भरना पड़ता है। इसलिए आप जो है कि फॉर्म को फाइनल सबमिशन से पहले एक बार जरूर रिव्यू कर ले, वापस से चेक कर ले कि सारे फॉर्म में डिटेल जो है प्रॉपर है, सारी डिटेल्स ओके है, और अगर नहीं है तो वो चेंज आप अभी तक कर सकते हैं। जब आप फाइनल सबमिशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट फॉर्म भरने के टाइम जो गलतियां होती हैं और जो ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में आप बहुत ही ज्यादा ध्यान दें। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही जो है कि फॉर्म का एप्लीकेशन करें और एप्लीकेशन को प्रॉपरली पढ़ लें, समझ लें, इन गलतियों से बचें, जिससे कि आपका फॉर्म प्रॉपर हो, सही हो और इंशाल्लाह सिलेक्शन के लिए जा सके, एलिजिबल हो सके, उसको रिजेक्ट ना किया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फॉर्म के एप्लीकेशन में जो गलतियां होती हैं उसके बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।